दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां लोग अलग अलग जबानें बोलते थे, अलग अलग रीति रिवाज मानते थे, लेकिन फिर भी एक दिन सब एक ही आवाज में पुकारने लगे, स्वराज हमारा हक है। ये कैसे हुआ? कैसे एक बिखरी हुई कौम ने एक पहचान, एक मंजिल हासिल की? आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में नेशनल कॉन्शियसनेस के उभरने की। कैसे लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर अपनी पहचान बनाई, कैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पूरे देश को बदल दिया, और कैसे उस सफर ने आजादी की राह बनाई। 1919 के बाद हिंदुस्तान का माहौल बदल चुका था। वर्ल्ड वॉर वन ने सब कुछ हिला दिया था। डिफेंस का खर्च बढ़ गया था, नए नए टैक्सेस लगा दिए गए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गईं और पहली दफा इनकम टैक्स जैसा टैक्स लगाया गया। 1913 से 1918 तक चीजों के दाम दुगने हो गए थे। गरीब आदमी की जेब खाली और पेट भूखा। गांवों में जबरदस्ती सिपाही भर्ती किए जा रहे थे और इस सब ने लोगों में गुस्सा भर दिया। ऊपर से 1918 से 1921 के बीच में फसलें बर्बाद हो गईं और एक खौफनाक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। इससे देश भर में 12 से 13 मिलियन लोगों की जानें गईं। लोगों ने सोचा था कि जंग के बाद कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने कोई राहत नहीं दी। इसी बेचैनी के दौरान एक नए लीडर ने कदम रखा, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी साउथ अफ्रीका से एक नई सोच लेकर आए। उसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सच की ताकत और अहिंसा का मार्ग। उनका मानना था कि अगर मकसद सच्चा है तो हिंसा की जरूरत नहीं, जुल्म करने वाले की जमीर को जगा कर भी जंग जीती जा सकती है। 1917 में उन्होंने चंपारण, बिहार के किसानों की मदद की, जहां उन्हें नील की खेती करने पर मजबूर किया जा रहा था। फिर खेड़ा, गुजरात में उन्होंने किसानों का साथ दिया जब उनकी फसलें बर्बाद होने के बावजूद उनसे जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा था। और अहमदाबाद में भी मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया। इन सभी जगह उन्हें जीत हासिल हुई। ये छोटी लेकिन जबरदस्त जीत गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को और मजबूत बना गई। 1919 में ब्रिटिश ने एक नया रोलेट एक्ट पास किया, जिससे हुकूमत किसी भी शख्स को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाल सकती थी, यानी कानून के नाम पे खौफ का राज। गांधी जी ने इस जुल्म के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल बुलाई। गांधी जी की अपील पर सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट में सड़कों पर आ गए। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट को देखकर ब्रिटिश घबरा गए। अमृतसर में उन्होंने लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और पीसफुल लोगों पर गोलियां चलवा दी। फिर आई वो तारीख जो हमेशा याद रखी जाएगी, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के एनक्लोज्ड और बंद ग्राउंड में लोगों पर गोली चलवाई। सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हुई और हजारों जख्मी हुए। उसका मकसद था लोगों के दिलों में डर बैठाना। इस कत्लेआम के बाद में लोगों का भरोसा ही टूट गया। प्रोटेस्ट बढ़े, लेकिन लोगों की बात सुनने के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और जुल्म किए। लोगों को रास्ते पर घुटनों के बल चलने पर मजबूर किया गया। गांवों में जहाजों से बम गिराए गए। जब गांधी जी ने देखा कि हिंसा बढ़ रही है तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने समझा कि आजादी की जंग तभी जीती जा सकती है जब सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर लड़ें, यानी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ एक होकर लड़ें। उस वक्त एक और मसला था और वो था खिलाफत मूवमेंट का। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ओटोमन टर्की हार गया और वहां के रूलर या खलीफा, जो मुस्लिम्स के लीडर समझे जाते थे, उनसे उनकी पावर्स ले ली गई थी और इसके खिलाफ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने आवाज उठाई। 1919 में खिलाफत कमेटी बनी, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे लीडर्स शामिल थे। गांधी जी ने इसे एक मौका समझा दोनों कौमों को एक साथ लाने का। इसीलिए 1920 के कैलकाटा कांग्रेस सेशन में उन्होंने कहा कि खिलाफत के साथ साथ स्वराज के लिए भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाना चाहिए। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज 1909 में लिखा था, ब्रिटिश रूल तब तक जिंदा है जब तक हम उसका साथ देते हैं। अगर हम इनकार कर दें तो उनका राज एक ही साल में गिर जाएगा। उन्होंने कहा, सबसे पहले लोग टाइटल्स वापस कर दें, फॉरेन माल का बॉयकॉट करें और अंग्रेजी स्कूलों और अदालतों और काउंसिल से अलग हो जाएं। अगर हुकूमत रिप्रेशन करेगी तो नॉन कोऑपरेशन से बढ़कर सिविल डिसोबीडियंस का दूसरा दौर शुरू होगा। 1920 के दौरान गांधी जी और शौकत अली ने पूरे देश का दौरा किया, सपोर्ट जमा किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी खिंचाव था। कुछ लोग कह रहे थे कि इलेक्शंस को बॉयकॉट मत करो, कहीं हिंसा न फैल जाए। आखिरकार दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में एक समझौता हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली अपना लिया गया। पॉज करके सोचिए, एक इंसान बिना तलवार उठाए, बिना खून बहाए पूरी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिलाने की ताकत रखता था। यही था सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन का जादू। आपके ख्याल में क्या आज के दौर में भी अहिंसा और सच इतना ही ताकतवर हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि स्वराज को किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कैसे परसीव किया। दोस्तों, जब हम आजादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं, हम अक्सर एक ही तस्वीर देखते हैं,
गांधी जी, अहिंसा और यूनिटी का जज्बा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हर तबके के लोगों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक स्वराज का मतलब समझा। 1921 के आसपास भारत भर में हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, स्वराज। लेकिन ये स्वराज किसके लिए क्या था? शहरों के लोगों के लिए, गांव के किसानों के लिए, या जंगल के ट्राइबल्स के लिए इसका मतलब क्या था? सभी के लिए इसका मतलब अलग अलग था। बात करते हैं कि शहरों में इसका असर कैसा था। जनवरी 1921 नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों अपनी रवानगी पर थे। सबसे पहले ये मूवमेंट शहरों में उभरा। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास इस मूवमेंट का सेंट्रल पार्ट थे। हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी इस मूवमेंट का असर बहुत जबरदस्त हुआ। लोगों ने फॉरेन माल का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होने लगी और अंग्रेजी कपड़े चलाए गए। 1921 से 1922 के बीच फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट तकरीबन आधा रह गया। 102 करोड़ से गिरकर 57 करोड़ तक। देसी मिल्स और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। लेकिन कुछ वक्त बाद शहरी आंदोलन थोड़ा थोड़ा धीमा पड़ने लगा। क्यों? असल में खादी महंगी थी, गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल थी। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट भी प्रॉब्लम बना। नए इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाने में वक्त लग रहा था। नतीजा ये हुआ कि कुछ अरसे बाद स्टूडेंट्स और टीचर वापस स्कूल आ गए और लॉयर्स ने भी अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। पॉज करके सोचिए, आप होते तो क्या करते? महंगी खादी पहनते या फिर अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अंग्रेजी कपड़ों का इस्तेमाल करते? शहरों के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांवों और देहातों तक फैल गया। यहाँ पीजेंट्री का गुस्सा उभर रहा था, खास तौर पे अवध में। यहाँ किसानों को बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे। ये एक सन्यासी थे, पहले फीजी में मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन था ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। ये किसानों से बेहद ज्यादा रेंट और टैक्स वसूल किया करते थे। यहाँ एक बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि ताल्लुकदार और जमींदार अंग्रेजों के बिहाफ पर ही टैक्स वसूल किया करते थे, यानी ये एक अंग्रेजी सिस्टम का ही हिस्सा थे। उनसे बेगार कराई जाती थी। बेगार यानी कि बिना किसी तनख्वाह के जमीन पर काम उन्हें करना पड़ता था। उन्हें काम करना पड़ता था और उसका उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था। पीजेंट्स ने डिमांड किया कि रेवेन्यू को कम करो, बेगार को खत्म करो और जालिम लैंडलॉर्ड्स का समाजी बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट। कई जगह नाई धोबी बंद हुए। बार्बर्स और वॉशरमैन ने लैंडलॉर्ड्स को अपनी सर्विस देने से इनकार कर दिया। ये सब पंचायत के जरिए ऑर्गेनाइज हो रहा था। 1922 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव-गांव का दौरा किया, किसानों से मिलकर उनके दुख समझे। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनाई गई, जिसमें नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों शामिल थे। सिर्फ एक महीने में 300 से ज्यादा ब्रांचेस खुल गई थी। लेकिन जब 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली शुरू हुआ तो कांग्रेस का मकसद था कि किसानों को अपने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फोल्ड में लाना, मगर ग्राउंड पर कुछ और हो रहा था। कई जगह ताल्लुकदारों के घर जला दिए गए, बाजारों को लूट लिया गया और गाँवों के लोगों ने कहा कि महात्मा ने कहा है अब टैक्स मत दो और जमीन गरीबों में बांट दो। लोग गांधी जी का नाम लेकर हर नई डिमांड को सही ठहराने लगे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। ट्राइबल एरियाज में स्वराज का मतलब बिल्कुल ही अलग था। आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट उभरा, जिसे कांग्रेस अप्रूव नहीं करती थी। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों के लिए आजादी का मतलब था अपने जंगलों में वापस जाना, अपनी जमीन और अपनी जिंदगी पर अपना अधिकार पाना। असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फॉरेस्ट में आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया था। आम लोग यानी कि जो वहाँ के आदिवासी थे, उनका जाना भी फॉरेस्ट में बंद कर दिया गया था। वो अपने जानवरों को चराने नहीं ले जा सकते थे, जंगलों से फल नहीं ले सकते थे, जंगलों से लकड़ियाँ भी नहीं ले सकते थे। अगर वो ऐसा करते थे तो उनको बुरी तरह से पनिश किया जाता था और उनसे बेगार भी करवाई जाती थी। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो गया और उनसे बेगार के जरिए रोड बनवाने का हुक्म दिया गया तो लोगों ने बगावत कर दी। इन ट्राइबल्स के लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक साधु थे और इनको गोली लगती थी तो इन्हें कुछ नहीं होता था। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने गांधी जी के अहिंसा के रास्ते की तारीफ की। उन्होंने कहा कि खादी पहनो, शराब छोड़ने की सलाह भी दी। लेकिन उनका मानना था कि आज़ादी अहिंसा से नहीं मिलेगी, आज़ादी पाने के लिए हिंसा करनी होगी। इसलिए उनकी लीडरशिप में लोगों ने पुलिस स्टेशंस पर अटैक किए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की और गुरिल्ला वॉरफेयर भी चलाए। आखिरकार 1924 में राजू को अरेस्ट कर लिया गया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के लिए उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन लोगों के दिलों में वो एक लोक नायक बन गए, एक ऐसा फोक हीरो जिसका जिक्र आज भी होता है। प्लांटेशंस के लोगों ने स्वराज का मतलब कुछ और समझा। असम के टी गार्डन्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था अपने गांव वापस जाना और आज़ाद रहना। 1859 के इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत
प्लांटेशन वर्कर्स को बागानों से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि अब गांधी राज आने वाला है, सबको अपनी जमीन मिलेगी। हजारों मजदूर बागानों से निकलकर अपने अपने गांवों की तरफ चल पड़े, लेकिन वो कभी अपने गांव नहीं पहुंच पाए। रेलवेज और स्ट्रीमर स्ट्राइक्स की वजह से सारे रास्ते बंद थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया, उन्हें बुरी तरह मारा गया, पूरी तरह टॉर्चर किया गया और वापस उन्हीं बागानों में भेज दिया गया। उनका घर वापस जाने का सपना अधूरा रह गया। आजादी सिर्फ शहरों तक ही नहीं, गांवों और बागानों तक भी पहुंच गई थी। सोचिए, एक ही मूवमेंट, लेकिन हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अलग था। शहरी लोगों के लिए आजादी थी ब्रिटिश सिस्टम से अलग होकर खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाना। किसानों के लिए आजादी थी जुल्म और टैक्स से छुटकारा। यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि ट्राइबल्स के लिए आजादी थी जंगल और अपनी जमीन पर अपना हक, और मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था जब चाहें अपने घर जा सकें और इज्जत की जिंदगी जी सकें। पॉज करके सोचिए, आपके लिए स्वराज का मतलब क्या है? कमेंट्स में बताइए। ये था 1921 का भारत, जहां हर इंसान अपनी जगह से आजादी का सपना देख रहा था, चाहे वो स्कूल छोड़ने वाला स्टूडेंट हो, या किसान जो बेगार से लड़ रहा था, या ट्राइबल जो जंगल के हक के लिए जान दे रहा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने एक बात तो साफ कर दी थी, भारत की आजादी सिर्फ एक नेता या एक मूवमेंट का नाम नहीं था। ये हर एक हिंदुस्तानी का सपना, जज्बा और अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश का नतीजा था। 1922 में महात्मा गांधी ने महसूस किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने रास्ते से हट रहा था। अहिंसा के जज्बे में हिंसा शामिल होने लगी थी, और गांधी जी जानते थे ये वो रास्ता नहीं जहां से हिंदुस्तान आजादी तक पहुंच सकता था। तभी एक और दर्दनाक वाकया हुआ, चौरी चौरा का इंसिडेंट में पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिससे गुस्सा होकर भीड़ वायलेंट हो गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव। महात्मा गांधी इससे बेहद दुखी हुए थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया। लेकिन कांग्रेस के अंदर सब एक जैसा नहीं सोच रहे थे। कुछ नेता जैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये मानते थे कि ब्रिटिश सरकार के काउंसिल्स के अंदर जाकर लड़ना चाहिए। यहां से जन्म लिया स्वराज पार्टी ने। मगर कुछ जवान नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनके लिए आजादी का मतलब था पूरी आजादी या फिर पूर्ण स्वराज। इसी बीच दुनिया एक और नए संकट का सामना कर रही थी, जिसका नाम था ग्रेट डिप्रेशन। 1926 से फसलों के दाम गिर गए थे और 1930 तक किसानों के लिए हालात बद से बदतर हो गए। इसी माहौल में एक नए तूफान ने भी जन्म लिया, एक ऐसा मूवमेंट जो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि हर जुल्म के खिलाफ था। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने उस वक्त के वाइसरॉय अरविंद को एक खास खत लिखा। इस खत में 11 डिमांड्स थीं। कुछ आम लोगों के लिए थी, कुछ किसानों के लिए और कुछ व्यापारियों के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थी सॉल्ट टैक्स का हटाना। सॉल्ट, नमक, ये एक ऐसी चीज थी जो अमीर और गरीब दोनों ही खाते थे, और इस पर टैक्स लगाना गांधी जी कहते थे जुल्म की इंतहा है। उन्होंने लिखा, अगर 11 मार्च तक इन मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। मगर अरविंद ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ अपनी मशहूर दांडी मार्च शुरू की। साबरमती से दांडी तक का सफर 240 मील, 24 दिन, यानी कि रोजाना 10 मील चलना। हर गांव, हर मोड़ पर हजारों लोग उनसे मिलने आते, उनकी बातें सुनते, और गांधी जी उनसे कहते, स्वराज का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण, बिना हिंसा के, बिना नफरत के अपनी बात कहना और मनवाना। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। गांधी जी ने समंदर के पानी से नमक बनाया और इसी के साथ शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक नई लड़ाई, एक नया दौर। इस दफा लोगों से सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि वो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन ना करें, बल्कि ये भी कहा गया था कि अंग्रेजी कानूनों को भी तोड़ा जाए, यानी कि नॉन कोऑपरेशन का अपग्रेडेड लेवल। हजारों लोगों ने नमक बनाया, ब्रिटिश फैक्ट्रीज के सामने ही धरने दिए, किसानों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, गांव के चौकीदार और अधिकारी रिजाइन करने लगे, और जंगल के लोग अपने हक के लिए फॉरेस्ट लॉज भी तोड़ने लगे। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को पेशावर में गिरफ्तार किया गया तो लोग सड़कों पर आए, पुलिस फायरिंग हुई और बहुत लोग शहीद हुए। 1 महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा, शोलापुर में मजदूरों ने ब्रिटिश की बिल्डिंग्स को आग लगा दी। सरकार ने जवाब दिया दहशत से और आतंक से। 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। ये हिंसा का दौर देखकर गांधी जी ने एक बार फिर मूवमेंट को पॉज कर दिया। 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी अरविंद पैक्ट। इस पैक्ट के तहत कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का फैसला किया और सरकार ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने का वादा किया। गांधी जी लंदन पहुंचे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, मगर बात नहीं बनी। वापस आने पर गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस पर पाबंदियां लगी हुई हैं, बहुत सारे नेता जेल में हैं और लोग भी थके हुए हैं। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इस दफा लोगों के हौसले कमजोर पड़ने लग गए थे। गांधी जी ने भी नोटिस किया कि मूवमेंट अपना मोमेंटम खो चुका है। 1934 तक उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फाइनली वापस ले लिया। लेकिन सवाल ये आता है कि किस किसने इस मूवमेंट पे हिस्सा लिया और उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। बात करें किसानों और जमींदारों की, तो अमीर किसान जैसे गुजरात के पटीदार और यूपी के जाट सबसे ज्यादा प्रभावित थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन ने उनकी फसलों के दाम गिरा दिए और सरकार ने टैक्स कम नहीं किया, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। उनके लिए स्वराज का मतलब था एक्सेसिव टैक्सेशन से आजादी। लेकिन जब मूवमेंट रोक दी गई और टैक्स भी कम नहीं हुआ, तो 1932 में उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अब बात करते हैं गरीब किसानों की। छोटे टेनेंट्स जो जमीन किराए पर लिया करते थे, उनके लिए मसला था किराए का बोझ। वो चाहते थे कि अनपेड रेंट माफ हो जाए, मगर कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन जो उन गरीब किसानों ने चलाया था, उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि इससे बड़े जमींदारों का समर्थन खो सकता था। अब आ जाते हैं व्यापारी और उद्योगपतियों की तरफ। जंग के दौरान इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ, लेकिन अब वो अंग्रेजी नियमों से तंग आ गए थे। उन्होंने FICCI बनाई 1927 में, जिसे GD बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुरदास चलाते थे। उनके लिए स्वराज का मतलब था अपने व्यापार अपने नियमों पर चलाना। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब मूवमेंट रुक गया, तो व्यापारियों का जोश भी ठंडा पड़ गया। वो सोशलिज्म और मजदूरों के आंदोलन से भी डरने लगे थे। अब बात करते हैं मजदूर और महिलाओं की। मजदूरों का हिस्सा कम था, मगर उनका जज्बा खूब था। 1930 में छोटा नागपुर के मजदूरों ने गांधी कैप्स पहनना शुरू की, रैलियां निकाली, बॉयकॉट किए, लेकिन कांग्रेस उनके डिमांड को अपने एजेंडा में शामिल करने से हिचकिचाती रही। विमेन ने भी पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भाग लिया। इस मूवमेंट की सबसे खास बात यह रही कि इसमें फीमेल्स का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने महिलाओं को लीडरशिप देने में देर की। उनकी मौजूदगी ज्यादातर प्रतीकात्मक रही, मगर इस मूवमेंट में कुछ कमियां भी रहीं। हर समाज का अपना नजरिया था। सबके लिए स्वराज का मतलब एक सा नहीं था। हर किसी के लिए स्वराज का मतलब अलग था। दलित समाज, जो खुद को डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, कांग्रेस से नाराज थे। उनके नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे उनके अपने पॉलिटिकल राइट्स हों, जैसे रिजर्व सीट्स और अलग इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। गांधी जी का कहना था, अगर अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई तो स्वराज 100 साल तक भी नहीं आएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे और कैसे न कैसे करके उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग ब्रिटिश से पूरी करवा ली। लेकिन गांधी जी को यह लगा कि इससे सोसाइटी वीक होगी, इसीलिए उन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया, यानी कि आमरण अनशन। आखिरकार दोनों ने मिलकर पूना पैक्ट साइन किया, जो कि 1932 में हुआ, जिसमें दलितों को रिजर्व सीट मिली, मगर कॉमन इलेक्टोरेट्स के जरिए। अब इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता भी कमजोर पड़ रही थी। 1920s के आखिरी दिनों में कम्युनल राइट्स बढ़ने लगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भरोसा कम होने लगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलकर एक नया समझौता करने की कोशिश की, मगर हिंदू महासभा के विरोध के बाद निराशा ही हाथ लगी। 1930 तक देश में एक अविश्वास का माहौल था, जहां एक तरफ गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और धार्मिक फासले भी बढ़ रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने हिंदुस्तान को बदल कर रख दिया था। लोगों ने सीखा, आजादी सिर्फ ब्रिटिश से ही नहीं, बल्कि गरीबी से भी, भेदभाव से भी, अन्याय से भी चाहिए। गांधी जी इस बात को जानते थे कि स्वराज एक सफर है, मंजिल नहीं। आप सोचिए, आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म तब फैलती है जब लोग महसूस करते हैं कि वो सब एक ही नेशन का हिस्सा हैं, जब उन्हें कोई ऐसी एकता नजर आती है जो उन्हें जोड़ती है। लेकिन ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लोगों के जहनों में हकीकत बन कैसे गई? अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग इलाकों या जबानों से ताल्लुक रखने वाले लोगों में अक्सर ये सेंस ऑफ यूनिटी कैसे पैदा हुआ? ये एहसास कुछ हिस्सा यूनाइटेड स्ट्रगल्स के एक्सपीरियंसेस से आया, लेकिन इसके अलावा अलग अलग कल्चरल प्रोसेसेस ने भी नेशनलिज्म को लोगों के जहन में बसाया। हिस्ट्री और फिक्शन, फोकलोर और सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स, सभी ने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया। जैसा कि आप जानते हैं, किसी नेशन की पहचान को अक्सर किसी इंसान की तस्वीर में दिखाया जाता है। ये लोगों को नेशन को एक तस्वीर से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। 20वीं सदी में नेशनलिज्म के बढ़ने के साथ भारत की पहचान को विजुअल तौर पर भारत माता की तस्वीर से जोड़ा गया। ये तस्वीर पहली दफा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट की। 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा और बाद में ये उनके नॉवेल आनंद मठ में भी शामिल हुआ। स्वदेशी मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की एक मशहूर पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को एक साध्वी के तौर पर दिखाया गया है। वो कंपोज्ड, डिवाइन और स्पिरिचुअल लगती हैं। आगे चलकर भारत माता की तस्वीर अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग पॉपुलर प्रिंट्स और अलग अलग आर्टिस्ट्स के जरिए से फैली। इस मैटरनल फिगर की डिवोशन को ही नेशनलिज्म का सबूत माना गया। नेशनलिज्म के आइडियाज इंडियन फोकलोर के रिवाइवल से भी उभरते गए।
19वीं सदी के आखिर में नेशनलिस्ट गांव-गांव जाकर फोक टेल्स और सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाने लगे। उनका मानना था कि कहानियां असल कल्चर की सच्ची तस्वीर देती हैं, जो फॉरेन एलिमेंट्स के आने से डिस्टॉर्ट हो चुकी थी। फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना जरूरी था ताकि लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी को समझ सकें और अपने पास्ट पर प्राउड फील कर सकें। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बैलड्स और नर्सरी राइम्स और मिथ्स कलेक्ट किए और फोक रिवाइवल मूवमेंट लीड की। मद्रास में नतेसा शास्त्री ने तमिल फोक टेल्स के 4 वॉल्यूम का कलेक्शन पब्लिश किया, जिसका नाम है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका मानना था कि फोकलोर नेशनल लिटरेचर है, ये लोगों की असली ख्यालात और असली कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे भरोसेमंद एक्सप्रेशन है। जब नेशनल मूवमेंट बढ़ता गया तो नेशनलिस्ट लीडर्स आइकन्स और सिंबल्स के जरिए लोगों को यूनाइट करने और उनमें नेशनलिज्म का एहसास जगाने के तरीकों को और समझने लगे। बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन हुआ, रेड, ग्रीन और येलो, जिसमें 8 कमल के फूल थे जो ब्रिटिश इंडिया की 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे, और एक क्रेसेंट मून था जो हिंदूज और मुस्लिम्स को दिखाता था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का फ्लैग डिजाइन किया। ये भी एक तिरंगा था, रेड, ग्रीन और व्हाइट, और बीच में एक स्पिनिंग व्हील था जो गांधी जी के आइडियल सेल्फ हेल्प को दिखाता था। झंडा उठाए हुए मार्चेस में चलना डिफाइंस का एक सिंबल बन गया। एक और तरीका देखा गया जिससे कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को बढ़ाया जा सकता था, और वो था रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। 19वीं सदी के आखिर में नेशनलिस्ट इंडियंस सोचने लगे, अगर देश में फीलिंग ऑफ प्राउड पैदा करनी है तो हिस्ट्री को नए तरीके से सोचना होगा। ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानियों को प्रिमिटिव समझते थे और समझते थे कि हम सेल्फ रूल में सक्षम नहीं हैं। इसके जवाब में इंडियंस ने अपने पास्ट की तरफ देखा और देखा कि हिंदुस्तान ने भी बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। हिंदुस्तान ने हर फील्ड में बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट्स और ट्रेड में हर फील्ड में हिंदुस्तानियों ने बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। और ये ग्लोरियस पास्ट बाद में डिक्लाइन में बदल गया जब इंडिया कोलोनाइज हुआ। नेशनलिस्ट हिस्ट्री लोगों को इंस्पायर करती थी कि अपने पास्ट अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करें और ब्रिटिश रूल के दौरान जिंदगी की मिजरेबल कंडीशंस को बदलने के लिए स्ट्रगल करें। हालांकि ये एफर्ट्स हमेशा स्मूथ नहीं थे। जब ग्लोरीफाइड पास्ट हिंदू था और सेलिब्रेटेड इमेजेस हिंदू आइकोनोग्राफी से थी, तो दूसरी कम्युनिटी के लोग एक्सक्लूडेड फील करते थे। 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ में कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग क्लासेस को एक कॉमन स्ट्रगल में जोड़ रहा था। कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि महात्मा गांधी की लीडरशिप में लोगों के गुस्से, लोगों की शिकायतों और उनकी ग्रीवेंसेस को ऑर्गेनाइज करके एक मूवमेंट के जरिए इंडिपेंडेंस की तरफ चैनलाइज किया जाए। अच्छा, ऐसे मूवमेंट्स के जरिए नेशनलिस्ट नेशनल यूनिटी को फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे हमने देखा अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग क्लासेस ने मूवमेंट्स में हिस्सा लिया। सबकी अलग अलग एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस थी, उनके ग्रीवेंसेस भी अलग अलग थे और फ्रीडम का मतलब अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग ही था। कांग्रेस लगातार जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से मूवमेंट के अंदर यूनिटी अक्सर टूट जाती थी। कुछ फेजेस ऑफ यूनिटी के बाद में फेजेस ऑफ डिसयूनिटी और इनर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते थे। यानी कि एक ऐसा नेशन उभर रहा था जिसमें बहुत सारी वॉइसेस थी जो कॉलोनियल रूल से फ्रीडम चाहती थी, लेकिन इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद भी हिंदुस्तान एक आज़ाद और सेल्फ डिपेंडेंट और मजबूत मुल्क बनकर उभरा। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ गुड डे।